हेलो एवरीवन, क्लियर द कोर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऊप जावा की यूनिट 3 का लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि रोल ऑफ एनोटेशंस क्या होता है, टाइप एनोटेशंस क्या होते हैं, रिपीटिंग एनोटेशन, जावा मॉड्यूल सिस्टम, डायमंड सिंटैक्स और लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस। इस लेक्चर में जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है वो एक रोल ऑफ एनोटेशन और टाइप एनोटेशन का क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से देखना उसे। बाकी बिना देरी करें शुरू करते हैं। चलो फिर अब शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि क्या है, रोल ऑफ एनोटेशन और टाइप एनोटेशन। इसका कंबाइंड क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ चुका है, तो ध्यान से देखना। तो ठीक है, तो रोल ऑफ एनोटेशंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एनोटेशंस होते क्या है, एक मेटा डेटा देते हैं। मतलब कि क्या, ये कंपाइलर को बस बताते हैं कि जो भी हम अपने कोड में काम कर रहे हो, जिस जो भी उस कोड पे एनोटेशन लगा हुआ है, हम उस कोड के अंदर वही काम करेंगे। तो बस वो एक सेफ साइड लेके चलते हैं कि कंपाइलर को पता होता है कि हम भी यहाँ पर क्या करेंगे। तो अगर बाई चांस हम बड़े प्रोजेक्ट में या बड़े कोड में कहीं हम वो चीज़ भूल जाते हैं, तो फिर कंपाइलर हमें उसी टाइम पर बता देता है। जिसका सबसे मेन एग्जांपल @ ओवरराइड, @ फंक्शनल इंटरफेस, ये दो तो आपको याद ही हैं। आप इन दोनों को यूज कर चुके हो। तो ऐसे और भी होते हैं, रेस्ट कंट्रोलर, @सर्विस, रेपोजिटरी, ये सारे स्प्रिंग बूट के होते हैं। @स्प्रिंग बूट खुद होता है एक। तो ऐसे अलग अलग है, ठीक है। आते हैं इस पर, इसकी डेफिनेशन पर। एनोटेशंस प्रोवाइड मेटाडेटा, डेटा अबाउट डेटा फॉर आवर जावा कोड। दे डू नॉट चेंज हाउ द प्रोग्राम रन्स, बट दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर और द जेवीएम। वही सेम चीज मेटाडेटा देते हैं और जेवीएम को बस इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कुछ। इसके 3 की रूल्स याद रखने। सबसे पहला क्या है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कंपाइलर। दूसरा क्या है, कोड जनरेशन। तीसरा है रन टाइम प्रोसेसिंग। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर कंपाइलर, वही जो मैंने चीज बताई थी, कंपाइलर को एक पहले से चीज पता होती है कि जो भी हम कर रहे हैं वो क्या होगा, ठीक है। So they help the compiler find errors or suppress warning. Example, @override tells the compiler to check if a method is truly overridden or not. उसके बाद दूसरा है कोड जनरेशन। अब इस कोड जनरेशन को ऐसे समझो कि जैसे कि एक स्प्रिंग बूट में एक वो होता है, क्या कहते हैं, एनोटेशन होता है, जिसका होता है नाम @lombok। तो वो क्या करता है, हमें वो lombok वाली जो लाइब्रेरी होती है ना, उसमें हमारे पास कुछ पहले से बने बनाए वो होते हैं। तो जब भी हम गेटर सेटर्स अगर हमें खुद से नहीं बनाने, तो हम क्या करते हैं, @डेटा लिख देते हैं या @गेटर सेटर। हम ऊपर बस उसका लगा देते हैं और गेटर बनाना है, सेटर बनाना है, वो हम अलग अलग लिखते जाते हैं। तो वो बैकएंड में अपने आप उन गेटर सेटर्स को हमारे लिए बना देता है। तो हमें खुद से मैनुअली गेटर सेटर्स नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि भाई गेटर सेटर्स एक ऐसी चीज है ना कि मतलब 2 लाइन के कोड में हम वो गेटर सेटर सबको सेम ही बनाने हैं। उसका नाम सेम रहेगा, बनाने का तरीका भी सेम रहेगा, बस बंदे बस उसे रिपीटेड भी बनाते जाएंगे। तो फिर डेवलपर ने कहा कि भैया जो रिपीटेड काम हो रहा है वो तो हम कैसे भी नहीं करेंगे, हमें तो बस लॉजिक लिखना है। तो वही काम उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसा लॉम्बॉक वाला बना दिया। तो वो जो डेटा या गेटर सेटर के एनोटेशन यूज करेंगे हम, और बैकएंड में वो अपने आप क्या कहते हैं, खुद से गेटर सेटर बना देता है, ठीक है। तो वही कोड जनरेशन होता है। और क्या, रन टाइम प्रोसेसिंग। फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग बूट यूज एनोटेशंस। एग्जांपल मैंने ये स्प्रिंग बूट और इसलिए रख रखा है क्योंकि 5th यूनिट आपकी स्प्रिंग बूट ही है, तो फिर थोड़ा सा और भी मतलब आइडिया रहे, थोड़ा समझ रहे हो ना चीजें। और फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग बूट, और मेन चीज तो वो भी है क्योंकि मैंने भी स्प्रिंग बूट कर रखा है, जावा मेरी मेन लैंग्वेज है, उसी पे मैंने सारा काम किया है, तो फिर इसलिए मेरे को थोड़ा सा आइडिया भी है सारी चीजों का। तो रन टाइम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग बूट यूज एनोटेशंस। एग्जांपल, @रेस्ट कंट्रोलर एट रन टाइम टू कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली। तो क्या होता है कि स्प्रिंग बूट में क्या होता है ना, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम सारी चीजें मैनुअली खुद से नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एनोटेशंस लगा देते हैं। जैसे कि जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होता है वो 3-4 लेयर में बनता है। जैसे कि एक लेयर होती है उसकी @सर्विस लेयर, एक होती है @रेपोजिटरी लेयर, एक होती है @रेस्ट कंट्रोलर लेयर। ये क्या करती है, ये वाली लेयर बेसिकली होती है एपीआईज के लिए। जो भी हम एपीआईज वगैरह कॉल करते हैं ना, आपने नाम सुना होगा, जो गेट करते हैं, पोस्ट करते हैं, पुट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये जो एपीआईज है ना, वो जो काम होता है वो सारा इसके अंदर होता है। तो जैसे ही हम उस पर अगर ऊपर क्लास के ऊपर लिख देते हैं @रेस्ट कंट्रोलर, तो बैकएंड में स्प्रिंग बूट क्या करता है, हमें ये मतलब स्प्रिंग बूट को पता चल जाता है कि अच्छा इस काम में सारा इस क्लास को मुझे एपीआई की तरह ट्रीट करना है। तो वो बैकएंड में जो भी उसकी एप्लीकेशन रन करने के लिए जो भी चीजें नेसेसरी होंगे ना, तो वो अपने आप खुद कर देता है, हमें खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऐसी @सर्विस वाली में वो सर्विस इससे पता चलती है कि हम सर्विस में लॉजिक लिखेंगे, तो वो उसका काम कर देता है। रेपोजिटरी में हम डेटाबेस से बात करते हैं, डेटाबेस से जो भी काम होगा रेपोजिटरी में, तो वो सारे वो होते हैं ना, तो वो अपने आप खुद से ऐड कर लेता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो भी मैंने एक्सप्लेन करा, अगर बाई चांस आपको छोटा लगे कोड, तो जो भी मैंने एक्सप्लेन करा उसे थोड़ा सा और एलेबोरेट करके लिख देना, बाकी काम हो जाएगा।
और इस रोल ऑफ एनोटेशंस के बाद आप याद रखना कि अगर ये दो तीन मतलब कोड लिख देना, एक @फंक्शनल इंटरफेस, @ओवरराइड, ये दो तीन छोटे छोटे मतलब लिख देना, और जिससे थोड़ी सी कॉपी और बढ़ जाएगी। बाकी फिर टाइप एनोटेशन का तो है ही है, तो इससे आपके 2.5 से 3 पेज आराम से भर जाएंगे। ठीक है, नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे कोड होगा तो याद रखना ओवरराइड फंक्शनल इंटरफेस जो हमने पहले कराए थे ना, उन्हीं को लिखाना है यहाँ पर। टाइप एनोटेशंस देखते हैं। यहाँ पर थ्योरी में मैं ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं, कोड में ही समझाऊंगा इसे अच्छे से, वहीं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना समझो कि जो टाइप एनोटेशन है ना, वो बस हम खुद से एनोटेशन बना रहे हैं वो चीज है। ठीक है, अगर हम खुद से एनोटेशन बना रहे हैं तो उसे क्या नाम दे देते हैं, टाइप एनोटेशन। तो जावा 8 से पहले क्या होता था, एनोटेशन जो होते थे ना, वो बस मतलब कि क्लास और मेथड नेम के ऊपर ही लग सकते थे। दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है, जो एनोटेशंस होते थे वो क्लास और मेथड के ऊपर ही लग सकते थे, और कहीं नहीं लगा सकते थे हम उसे। लेकिन जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ टाइप एनोटेशन, तो उसे हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि हम इसको कहाँ लगाना चाहते हैं। तो जहां कहीं भी डेटा टाइप होगा, हम उसे वहां यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं। मतलब यूज कैसे करते हैं, ये जो @टारगेट वैल्यू है ना, @टारगेट एनोटेशन यूज करेंगे। उसके अंदर हम ये लिखते हैं एलिमेंट टाइप, ये तीन चार चीजें कॉमन है, सब में लिखते हैं @टारगेट एलिमेंट टाइप, डॉट के बाद चीज हम बताते हैं कि हमें किस पे यूज करना है। टाइप यूज लिखेंगे तो सारे डेटा टाइप्स के आगे हो सकता है, एरे, इंट, स्ट्रिंग, जिसके आगे हमें लगवाना है वो। और होता है मेथड, होता है कंस्ट्रक्टर, होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं तो अलग अलग। अब इसका मेन पर्पस क्या था, दे आर यूज टू एनफोर्स स्ट्रिक्टर टाइप चेकिंग टू प्रिवेंट रन टाइम एरर्स लाइक नन पॉइंटर एक्सेप्शन। अब इसका मेन चीज किस लिए थी कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर हम उसको मतलब रन टाइम पर अगर हम चीजों को नहीं देखते हैं कि इसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है या नहीं आएगा, तो क्या होता है कि अगर हमारे पास तो कंपाइलर उसे नहीं बताएगा कि हमारी कोई गलती है, तो वो क्या करता है कंपाइलर, मतलब जब हम चला रहे हैं तब कुछ नहीं बताएगा कि इसमें एरर है कि नहीं। लेकिन जब कोई यूजर उस चीज को चला रहा है, क्योंकि वो तो रन टाइम पर ही चला रहा है उसे, तो जब यूजर चलाएगा ना, तो वो प्रोग्राम को क्रैश कर देगा अगर यूजर ने गलत इनपुट डाल दिया है, गलत चीज डाल दी तो। और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया तो वहीं के वहीं पूरा प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा और हमारा बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा। तो उसी चीज को बचाने के लिए टाइप एनोटेशन यूज करें। तो हम ऐसे करके एक @नॉट नल का टाइप एनोटेशन हमने खुद से बनाया, जिसे हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि लोकल वेरिएबल के आगे लगा सकते हैं, और एरे क्रिएशन में लगा सकते हैं, टाइप कास्टिंग के थ्रू लगा सकते हैं। तो ये इसके मतलब @नॉट स्ट्रिंग से पहले, ये इसमें पहले, मतलब इसे नहीं कोड से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब टाइप एनोटेशन को देख लेते हैं, इसका क्या सीन है, इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमें अभी तक हमने क्या करा, पैकेज फंक्शनल लिखा, टाइप एनोटेशन की क्लास बनाई और अपने मेन भाई को बुलाया। तो हम बेसिकली, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपको वहाँ कोड लिखना है तो कैसे लिखना है। ठीक है, मतलब याद कैसे आएगा वो सारी चीजें। तो पहले एक बेसिक सा जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे देख लेते हैं, क्या हम वहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले कोई एक स्ट्रिंग बना लेंगे, जिसमें कुछ भी डाल देंगे, जो भी आपको नाम डालना है वो डाल देंगे। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया क्लियर द कोर, और आप जो भी डालना चाहे वहां पर वो डाल सकते हैं। इसको बंद कर दिया, हमने एक चैनल नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर दिया। दूसरी हम कोई बना देते हैं, एक एरे बना देते हैं। उस एरे में क्या होगा, एरे में नंबर्स को डाल देंगे। तो नंबर्स को अभी ऐसे ही यहीं पर डाल देते हैं, अलग से न्यू वगैरह सब क्या बनाएंगे। तो ये 10 बनाया, 20 बनाया, 30 बनाया। तो ये दो काम हमें करने हैं, एक स्ट्रिंग चैनल, एक नंबर्स बना दिया हमने। और फिर बाद में उन्हें प्रिंट करवा दिया, अलग से प्रिंट करा दिया। इसमें नाम लिख देते हैं ऐसे अच्छा लिखने के लिए, चैनल नेम। और बस फिर यहाँ पर क्या लिखना है, चैनल। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद एस आउट में दूसरी जगह क्या लिखना है, इसमें लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इन एन एरे। तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा, हमने कॉल कर दिया नंबर्स। और या फिर 0 पे करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 कर देते हैं जिससे 10 आ जाएगा। तो फर्स्ट की जगह हम लिख देते हैं सेकंड नंबर लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर इन एन एरे। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ऊपर क्लियर द कोड प्रिंट हो जाएगा और नीचे हमारा 20 प्रिंट होके आ जाएगा। ये हमारा सिंपल सी चीज है। अब बाई चांस अब यहाँ क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर गलती से नल वैल्यू छोड़ देते हैं, तो हमें वो एरर आ जाता है। यहाँ पे अगर हम नल वैल्यू छोड़ देंगे, यहाँ नल वैल्यू छोड़ देंगे, क्योंकि मेन मैटर जो होते हैं वो सारे नल पॉइंटर एक्सेप्शन की होते हैं। कि अगर आपने बाई चांस कुछ करा, तो मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चैनल डॉट लेंथ निकाल दूं, अगर मैं चैनल डॉट लेंथ निकाल दूं और यहाँ पर मैं दे दूं इसको नल वैल्यू कि भैया ये नल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने कोई एरर नहीं दिया, लेकिन ये बता रहा है, क्या कहते हैं इसे, ये बता रहा है। और हमारा रन टाइम पे क्या होगा, कोड जो है क्रैश हो जाएगा।
मेन जावा डॉट लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि ये मतलब हमें पता ही नहीं था। तो ऐसे ही जब बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसमें मतलब हो जाती हैं कभी कभार ये गलतियां। तो अभी तो ऐसी चीज मतलब हमें देखनी नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे, बस हम इसीलिए हम टाइप एनोटेशंस बनाते हैं। तो टाइप एनोटेशंस क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम लिखेंगे इंटरफेस। ये चीज याद रखनी है, सबसे पहले इंटरफेस लिखना है। इंटरफेस में हम नॉट नल का बना देते हैं कि नॉट नल हो। उसके अंदर हम अंदर कुछ नहीं डाल रहे, कुछ नहीं डाल रहे, ठीक है। बस वहीं के भाई इतना ही, इतना लिख देना। तो अब ये तो नॉर्मल इंटरफेस बन गया भैया, ये कैसे काम आएगा, ये वैसे भी काम नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, जब भी हमें जो टाइप एनोटेशंस होता है ना, जब भी हम टाइप एनोटेशंस लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके सामने एट द रेट लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं, तो हम एट द रेट लगा देते हैं, ठीक है। तो एट द रेट लगाते ही क्या होगा, यहाँ पर जो इंटरफेस है ना, उसकी जगह हम एट द रेट इंटरफेस लिखेंगे। ये देखो, ये बहुत सारे मतलब वो होते हैं, एनोटेशंस होते हैं। एक होता है रिपीटेबल, जैसे आपका अगला टॉपिक आएगा रिपीटिंग एनोटेशन जो है, तो उसी का एक रिपीटेबल एनोटेशन है। एक होता है नेटिव, जावा बीन, इनहेरिटेड, डॉक्यूमेंटेड, ये सारे फंक्शनल इंटरफेस ओवरराइड। फंक्शनल ओवरराइड, इनसे याद आया, अगर बाई चांस ये जो कोड है ना, ये अगर आपको छोटा लगे, तो फिर आप क्या करना, जो हमने रोल ऑफ एनोटेशंस वाला भी समझा था, उसकी थ्योरी लिखना, और उसका अलग से कोई कोड लिख लेना, जिसमें एक फंक्शनल इंटरफेस यूज कर लेना। हमने तीसरी स्टार्टिंग में तो काफी यूज करा था, फंक्शनल इंटरफेस हो गया, एट द रेट ओवरराइड हो गया। तो इन दोनों के कोड मतलब अलग से लिखाना है, ठीक है। छोटे छोटे दो दो मतलब इन दोनों के छोटे छोटे लिख देना, जिससे क्या होगा, वो कोड भी आ जाएगा और आपका मटेरियल भी थोड़ा भर जाएगा। उसके बाद आप स्टेप टाइप एनोटेशन का कोड लिख देना, जिससे आपके नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये तब है जब अगर आपको लग रहा है कि मटेरियल थोड़ा कम हो रहा है, मतलब 1 से 1.5 पेज ही भरा है आपका और सब खत्म, मतलब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर उससे बढ़िया फिर ये है कि उसको भी फंक्शनल इंटरफेस और ओवरराइड को भी साथ में लिख देना, क्योंकि एनोटेशंस तो वो भी हैं बस, ठीक है। तो हमने क्या करा, एट द रेट इंटरफेस नॉट नल करा। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने यहाँ पर स्ट्रिंग के सामने हम नॉट नल लगा देंगे। हमने जो बनाया है वो लगाया, काम कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर याद रखना है, ये इंट के यहाँ लगाना है, ठीक है। ये जो एट द रेट नॉट नल लगाएंगे, वो हम इंट के बाद लगाएंगे, ठीक है। क्यों इंट के बाद लगा रहे हैं, क्योंकि जो मतलब अगर हम इंट से पहले लगाते हैं, तो वो ये बोलता कि इसके अंदर जो इंट की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो। जो भी, जैसे अगर मैं इसको बताऊं, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है, बस बता दे रहा हूँ। अगर मैं इसके आगे लगाऊं, तो वो ये बोलेगा कि जो इंट है वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए। तो भैया नल तो, वो इंट तो कभी भी नल वैसे भी नहीं होता। अगर तुमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो वैसे भी जीरो ही आएगी। तो फिर उसका मतलब ही क्या है, जब इंट हमेशा कभी नल होना ही नहीं है, तो उसे नल करने के लिए लिखना ही क्यों है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि एरे की जो रेफरेंस है वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो यहाँ पर वैल्यूज है वो नल नहीं होनी चाहिए। मतलब छोड़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये चीज समझो कि जो इसकी जो वैल्यू है ना, जो एरे है, वो नल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ एरे के आगे लगाया। बाकी सब में हम डेटा टाइप के आगे लगाते हैं। तो अब ये क्या दिक्कत हुई, एनोटेशन टाइप्स दैट डू नॉट स्पेसिफाई एक्सप्लिसिट टारगेट एलिमेंट टाइप्स कैन नॉट बी अप्लाइड हियर। ये क्या हुआ कि जो नॉट नल है ना, वो हम कहीं भी जो लगा सकते हैं, तो वो हमें पहले बताना पड़ता है कि हम कहाँ लगाना चाहते हैं। ये मतलब ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही लगा दिया हमने, हमें पहले बताना पड़ता है। यही जावा 8 के बाद जो फीचर्स आए हैं ना, उसमें यही चीज है। तो वो क्या बताते हैं कि हम एक टारगेट कीवर्ड को यूज करते हैं। टारगेट कीवर्ड से हम बताएंगे कि हमें लगाना क्या है। तो ये याद रखना है, एट द रेट टारगेट लिखना है, उसके ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट टाइप लिखना है। क्या लिखना है, एलिमेंट टाइप। उसके अंदर एलिमेंट टाइप लिखना है, ठीक है। और एलिमेंट टाइप में डॉट लगाएंगे हम। और इसमें देखो बहुत सारे आ गए, मेथड आ गया, कंस्ट्रक्टर आ गया, एनोटेशन टाइप आ गया, फील्ड, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल पे भी लगा सकते हैं, मेथड पे भी लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर पे भी लगा सकते हैं, मॉड्यूल, पैकेज। पर हम किस पे लगाएंगे, टाइप यूज पे। तो हम उसे ये बता रहे हैं कि जो भी टाइप इसे यूज करेगा, जो भी ये डेटा टाइप उसे यूज कर रहा होगा, एरे हो चाहे स्ट्रिंग हो, वो उस पे ये हम एट द रेट इंटरफेस का वो लगा सकते हैं। बस इतना सा लॉजिक है इस चीज का, यही मेन लॉजिक है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा है उसका जो पैकेज है वो। अब ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो मेन क्या है इसका, इतना सा मतलब समझो इसका, कि ये जो टारगेट है, ये हम ये बताते हैं कि वो इंटर जो नॉट नल है वो किसके ऊपर लग सकता है। क्योंकि मतलब हर जगह नहीं लगा सकते ना, तो ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। वरना अगर ये ही नहीं बताएंगे, तो फिर तो ये जावा 8 से पहले भी एक ही काम चल रहा था, वो अब मतलब जा सब जगह लगा ही नहीं सकते थे।
तो इस टारगेट कीवर्ड और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि हम कहाँ यूज करेंगे। इस डॉट टाइप की जगह हम मेथड भी यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं, तो हम उन पे भी लगा सकते हैं उसे। अभी हमने बस टाइप यूज इसलिए लगाया क्योंकि हम बस एरे पे डेटा टाइप पर यूज कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ लगा दिया, ये हमने यहाँ लगा दिया, बस इतना सा कोड है। और इसे चला लेते हैं, बाकी चल जाएगा। बस इतनी सी चीज है, ठीक है। और बस मतलब पहले से ही बस ये जो होती है एट द रेट होते हैं ना, ये एनोटेशंस बस एक मेटा डेटा होता है, ये चीज याद रखनी है। तो ये मतलब कुछ खुद से मतलब बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाएगा, मतलब अब तो बहुत सारे काम है इनके स्प्रिंग बूट वगैरह में, और एट द रेट लॉन्गबॉक जो होता है ना, उनमें तो काफी काम आ गया है इनका, ये खुद से काम कर देते हैं। लेकिन वरना ये बस एक मेटा डेटा की तरह होते हैं, जैसे एट द रेट ओवरराइड में बस वो कंपाइलर को बता देते हैं कि इस जगह पे हम ये काम कर रहे हैं, तो उसको याद रखना, बस इतनी सी चीज होती है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही समझने लायक है इसमें। और बस ये कोड याद रखना, और अगर छोटा मटेरियल पड़े तो एट द रेट ओवरराइड और फंक्शनल इंटरफेस दोनों के कोड लिख के आने हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं हम रिपीटिंग एनोटेशंस पर। ये क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा था कि वो एट द रेट रिपीटेबल वाला जो वो था ना, वही सेम चीज है इसका, ये रहा एट द रेट रिपीटेबल वाला। ये बस क्या करता है, ऐसे समझो कि जब जावा 8 से पहले क्या होता था, जब भी हम अगर कोई कोड लिखता था ना, तो उसमें अगर उसे सेम टाइप के एनोटेशन यूज करने होते थे, मतलब होते हैं कुछ अलग अलग तरीके के, एट द रेट शेड्यूल ऐसे करके कुछ एनोटेशन होते हैं, वो आपके काम के नहीं है। तो इससे इतना समझो कि जब जो एनोटेशन होते थे ना, अगर हमें सेम चीज में अलग अलग एनोटेशन यूज करना है, मतलब सेम ही एनोटेशन को एक ही उसमें कोड में हमें यूज करना है, तो हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते थे। जावा उसे मतलब मना कर देता था कि हम मतलब एक ही एनोटेशन को बार बार यूज नहीं कर सकते एक ही कोड में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, एक अलग से ब्लॉक ऑफ कोड बनाना पड़ता था, अलग से एक कंटेनर बनाना पड़ता था, जिसमें हम क्या करते थे, जितने भी एनोटेशन हमें एक ही कोड में यूज करने हैं, उनको पहले से ही डिफाइन करते थे अलग से। फिर उसको जाके उस जो बड़ा वाला जो कंटेनर था ना, उसको यूज करके फिर हम एनोटेशन को यूज करते थे। तो इससे क्या होता था, एक जगह हम पूरा कंटेनर बना रहे थे उसी कोड में, और फिर उनको वहां पर वापस जाके नीचे यूज कर रहे थे। तो मतलब वही चीज है, डेवलपर ने कहा कि भैया इतना काम भी क्यों करवा रहे हो मुझसे। तो जो कंपाइलर होता है ना, वो ये करता है कि जो वो कंटेनर बैकएंड में बनना होता है ना, वो उसे खुद से ही बना देता है, ठीक है। तो हमें बाद में जाके मतलब हम बस उसे डायरेक्ट यहीं पर लिखना शुरू कर देते हैं, हमने जितने एनोटेशन हमें यूज करने हैं वो हम यहीं यूज करते हैं, कंटेनर बैकएंड में कंपाइलर खुद से बना देता है। तो हमें बस एक काम करना होता है, वो क्या है, हमें एट द रेट रिपीटेबल मेटा एनोटेशन यूज करना होता है, जिससे क्या होता है, अपने आप काम हो जाता है बैकएंड में सारा, बिना इसके मतलब हमें जावा वो इजाजत नहीं देगा, जो कंपाइलर वो इजाजत नहीं देगा कि तुम उसे मतलब एक ही टाइम पे अलग एक सेम एनोटेशन को बार बार यूज कर सकते हो। लेकिन एक बार हमने एट द रेट रिपीटेबल एनोटेशन लगा दिया, तो फिर जावा हमें मतलब परमिशन दे देता है, ठीक है। और फिर क्या आते हैं, इसे थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंट्रोड्यूस इन जावा रिपीटिंग एनोटेशन अलाउ अस टू अप्लाई द सेम एनोटेशन मल्टीपल टाइम्स टू अ सिंगल डिक्लेरेशन। एक ही क्लास या एक ही मेथड में बार बार हमें एक ही सेम एनोटेशन को मल्टीपल टाइम यूज करना होता है, तो वही रिपीटिंग एनोटेशन है। पहले हम ये नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से हम एट द रेट रिपीटेबल आया है, तब से हम उसे यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि कोड छोटा रहे, साफ रहे, अच्छे से समझ में आए, बस वही चीज है। और हाउ टू क्रिएट इट, वी मस्ट यूज द एट द रेट रिपीटेबल, ठीक है, सिंपल सा था, छोटा सी चीज थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और 2 नंबर का टॉपिक है, 7 मार्क्स में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आते हैं डायमंड सिंटेक्स विद एनोनिमस इनर क्लास। इसे देखते हैं क्या है। इसमें बस इतना समझो कि जो हमने ये चीज देखी थी ना, जो ये वाले ब्रैकेट्स थे, ये जो हमने एरेज में एरेज उसमें करा था, एरेज में जब हम बता रहे थे कि उसे इंटीजर वैल्यू चाहिए, रैपर क्लास वाला मैंने बताया था ना, जेनरिक वैल्यू। तो वही जो ये जो ब्रैकेट्स थी ना, उन्हीं को हम डायमंड सिंटेक्स बोलते हैं, यही डायमंड ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो बस एक ही चीज हुई है, जावा 9 से पहले क्या होता था, जैसे हमने जो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, ये एक लाइन में, इस वाली लाइन पे फोकस करो, प्रिंटर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट न्यू प्रिंटर, फिर डायमंड ऑपरेटर ब्रैकेट्स और उसके ओपन ब्रैकेट्स हो गए। तो जब भी हम पहले लिखते थे ना, जब एनोनिमस इनर क्लास या जब हम कुछ भी बनाते थे, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिख रहे हैं कि हमें स्ट्रिंग वैल्यूज डालनी है इसके अंदर। जब हम यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज डालते थे, तो हमें बाय डिफॉल्ट मतलब खुद से ही मैनुअली यहाँ पर भी स्ट्रिंग डालना पड़ता था। तो वही सेम चीज बार बार कर रहे थे। तो फिर वही किसने, जो डेवलपर्स है उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कही कि भैया बार बार क्यों लिखना है, एक ही स्ट्रिंग हम लिखेंगे, दूसरी वाली अपने आप समझ जाओ। तो बस यहाँ पर इसको लिखना हटा दिया हमने, वही बस एक डायमंड सिंटेक्स विद एनोनिमस इनर क्लास का यही कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा। इंट्रोड्यूस इन जावा 9 दिस फीचर्स अलाउ डेवलपर टू यूज द डायमंड ऑपरेटर when creating an anonymous inner class. Before Java 9, developers had to explicitly write the generic data type on the right side, which would make the code repetitive.
वही एनोनिमस इनर क्लास जब हम यूज करते थे, कोड में अच्छे से समझा दूंगा, ये कोड लिख के आना। और अगर छोटा हो जाए तो इसी मतलब मैंने कोड में बता दूंगा सारी चीजें, कि अगर छोटा लगे तो और क्या करना है। तो कोड में देखते हैं इसे आराम से। चलो ये डायमंड सिंटेक्स वाला देखते हैं, डायमंड सिंटेक्स विद एनोनिमस इनर क्लास के यूज करके इसका कोड देखते हैं क्या होगा। तो इसके कोड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इंटरफेस बना लेते हैं, क्योंकि इंटरफेस बनाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो इंटरफेस बना देते हैं, इंटरफेस का नाम रख देते हैं प्रिंटर। अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ जो थोड़ी सी नहीं होगी, पर मैं उसका मतलब समझा दूंगा मैं क्यों लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ, उससे होगा क्या। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ में आई होगी कि जो इंटरफेस है उसमें मतलब प्रिंटर का इंटरफेस बनाया है हमने, उसके अंदर कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल देंगे। तो हमने जैसे कि वॉइड शो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल दिया, उसमें हमने कुछ वैल्यूज डालेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। और यही फंक्शनल इंटरफेस भी है, क्योंकि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। तो वॉइड शो हुआ, उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ टी आइटम। अब मैंने ये क्या करा है, यहाँ तक तो आपको समझ में आई होगी कि ये क्या चीज़ है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको ऐसे थोड़ा और अच्छा लगेगा। स्ट्रिंग में लिख देता हूँ यहाँ। तो ये तो आपने देखी हुई चीज है, एक इंटरफेस बनाया प्रिंटर नाम का, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है शो, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा होगा। पर अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है ना, ये मतलब हमने एक स्पेसिफाई कर दिया कि आगे अगर हम कभी भी इस प्रिंटर इंटरफेस को यूज करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू ही लेगा, उसका जो शो मेथड है वो मतलब उसको रन टाइम मतलब हम वहीं उसे बताना पड़ेगा। मतलब बताना क्या, उसे हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग को हटा के हम क्या करते हैं, एक जेनरिक टाइप का जो टी है ना उसको यूज करते हैं। और यहाँ पर हम डायमंड सिंटेक्स में हम क्या दे देते हैं, टी दे देते हैं। ये टी क्या होता है, जेनरिक टाइप का इंटरफेस हो गया। अब ये जेनरिक वैल्यूज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हम यहाँ पर इसे थोड़ा फ्लेक्सिबल रख रहे हैं। हम यहाँ पर नहीं बता रहे कि जो शो है वो स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा, कैरेक्टर वैल्यू लेगा, क्या लेगा। हम यहाँ कुछ नहीं बता रहे। हम कब बताएंगे, जो भी शो जब कॉल करेगा तो वो अपने आप बता देगा कि उसे स्ट्रिंग चाहिए या इंट चाहिए या कुछ भी चाहिए। तो ये एक मतलब फ्लेक्सिबल तरीका होता है कि जब हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम नीचे जाके वो चीज बताएंगे कि जो भी हमें यूज करना है वो क्या था। तो ये एक सिंपल सिंपल जेनरिक इंटरफेस हो गया, ठीक है। जेनरिक का समझ में मतलब समझ में आया। बस फ्लेक्सिबल कर देता है चीजों को, और वहां पर हम बताते नहीं है। इस टी की जगह कोई भी डेटा टाइप आ सकता है। अब हमने प्रिंटर इंटरफेस बनाया तो उसको बुला लेते हैं। तो हमने क्या करा, प्रिंटर को बुलाया। अब आपको पता है वही चीज सेम, इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, डायमंड सिंटेक्स में हम इसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे हमें क्या देना है। तो हम बता देते हैं यहाँ पे हमें स्ट्रिंग वैल्यूज देनी है और कुछ नहीं देना, ठीक है। और प्रिंटर स्ट्रिंग देनी है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाएंगे, न्यू कीवर्ड लगाएंगे और प्रिंटर को बुला लेंगे। प्रिंटर को बुलाया, फिर यहाँ पर ये दे दिया हमने दो, और उसके बाद हमने दे दिए वैल्यूज। उसके बाद हमने दे दिया उसकी एनोनिमस इनर क्लास के लिए, और यहाँ पे आ गया सेमीकोलन। ये चीज समझाता हूँ थोड़ा। ये प्रिंटर हमने इंटरफेस बुलाया, और ये हमने एनोनिमस इनर क्लास क्यों बुलाई, क्योंकि जो ये प्रिंटर इंटरफेस है ना, ये एक इंटरफेस है। तो आपको पता है इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो कभी बनता नहीं है। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक एनोनिमस इनर क्लास बना देते हैं, जो बैकएंड में क्या करेगा, उस इंटरफेस को जो क्लास होगी बिना नाम की वो उसे इंप्लीमेंट कर लेगी खुद ब खुद। तो इसीलिए उसका मतलब पूरा स्टेप बन रहा है, मतलब क्लास इंप्लीमेंट कर रही है और क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हम कभी भी मतलब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा डायमंड सिंटेक्स है। डायमंड सिंटेक्स का जो मेन प्रॉपर्टी है जावा 9 के बाद वो ये हुई है कि हमने जो यहाँ पर स्पेसिफाई करा है ना स्ट्रिंग वैल्यू को, जावा 9 से पहले या जो भी उसका टाइम था, जावा 9 या जावा 8, उससे पहले क्या होता था, हम क्या करते थे, यहाँ पर भी हमें स्ट्रिंग डालना पड़ता था। हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पर भी स्ट्रिंग डालना पड़ता था और यहाँ पर भी डालना पड़ता था। और भैया डेवलपर तो बैठे मतलब तगड़े बंदे, तो उन्होंने कही भैया इतनी रिडंडेंसी क्यों बढ़ानी है। उन्होंने कही कि जब यहाँ पर हम स्ट्रिंग बता ही रहे हैं तो फिर यहाँ क्यों बताएं हम नई अलग से स्ट्रिंग के, यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिखो यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिखो। जब हमने एक जगह बता दी तो हमें भी पता है कि वो आगे जाके हमेशा स्ट्रिंग ही यूज होगा, तो इसे भी हटा दो। तो बस यही एक काम करा है कि यहाँ पर लिखना बंद कर दिया है। तो मतलब यहाँ जरूरत नहीं है, बस एक जगह लिखो। ये हमने वैल्यूज डाली, ये हमने एनोनिमस इनर क्लास बनाई। एनोनिमस इनर क्लास में हम क्या करते हैं, जो वॉइड शो है उसको ओवरराइड करेंगे। सिंपल सी चीजें करते आ रहे हैं, पूरी यूनिट में यही करा है। उसको ओवरराइड करेंगे, तो पब्लिक वॉइड और शो, और इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम क्या दे देंगे, स्ट्रिंग जाएगी और कोई भी आइटम डाल देते हैं।
तो हमने क्या करा, स्ट्रिंग आइटम डाल दिया, स्ट्रिंग वैल्यू हमने यहाँ स्पेसिफाई कर रखी है इसलिए हमने यहाँ स्ट्रिंग डाल दिया। 2 वैल्यूज लेगा वो। अब हमने यहाँ बताया कि वो स्ट्रिंग ले रहा है, बाकी सिर्फ सेम है, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी। और ऐसा आउट कर देते हैं, तो कुछ भी लिख देते हैं, आउटपुट जो आएगा वो ये है। तो ये आ गया आउटपुट का, और यहाँ पर हमने आइटम को बुला लिया। तो बस इतनी सी चीज हुई, और बस यही, बस इतना सही काम था, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस इतना सही है। और हमने इसको क्या करा, नीचे जाके उसे बुला लिया। हमने क्या करा, नीचे जाके उसे बुला लिया। तो हम किसके कैसे बुलाएंगे उसे, ये ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस है उसी में तो सारी वैल्यूज गई हैं। ये जो पूरा मटेरियल है वो किस में गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस में। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे और उसके शो मेथड को बुला लेंगे। यहाँ पर शो मेथड में कौन सी चीजें जा सकती हैं, लिखा हुआ है स्ट्रिंग जाएगी और आइटम जाएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो स्ट्रिंग टाइप के लिए हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास डाल देंगे और अंदर डाल देते हैं जो भी आपको लिखना है वो लिख दो, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, सेमीकोलन लगा देते हैं, बस इतनी सी चीज थी इसकी। आउटपुट निकाल के देखो आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो आउटपुट जो आएगा वो ये है, क्लियर द कोड। सिंपल है, चल गया सब। तो बस वही चीज करी थी, इंटरफेस बनाया जो कि जेनरिक टाइप का, ये आपका नया थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा, एडवांस फीचर है तो समझ लो थोड़ा सा, वरना इतनी कोई वो नहीं है, स्ट्रिंग लिख सकते हैं, बस फ्लेक्सिबल बना देता है। बाकी हमने क्या करा, प्रिंटर बनाया, उसकी एक एनोनिमस क्लास बनाई, और डायमंड सिंटेक्स तो यही है। उसके बाद उसके शो मेथड को ओवरराइड करा, उसे कॉल कर दिया। तो बस यही हो गया, डायमंड सिंटेक्स विद इनर एनोनिमस क्लास, जो आपका सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो बस बाकी मतलब 7 मार्क्स में तो नहीं आएगा, और बाई चांस आ जाता है तो ये पूरा बना के आना है। और कोई एक आध और क्वेश्चन, मतलब और एक आध कोई कोड लिखाना है, जैसे हमने पीछे जो स्ट्रीम एपीआई में लिखा था ना, वो एरेज डॉट एज लिस्ट, वो भी तो यही काम कर रहे थे सारे। तो उसमें भी डायमंड सिंटेक्स था। तो ऐसा ही कुछ कराना। बाकी अगर और करना हो तो एनोनिमस इनर क्लास के साथ ही करना हो, तो ये कोड हमने जैसा बनाया है सेम कर दो। अब इसी की तरह एक और कोड लिख दो अलग से, जिसमें प्रिंटर की जगह कुछ एनिमल डाल दो। एनिमल में स्ट्रिंग और साउंड डाल दो, वॉइड साउंड, उसका वॉइड साउंड मेथड बना दो। यहाँ पर उसको ओवरराइड करके आवाज निकल दो, जैसे जो भी, अगर डॉग की निकलवा रहे हो तो कुछ और निकलवा दो, कैट की म्याऊ निकलवा दो। तो वही सब सेम चीजें करनी है। बस इसको, ये कोड मैंने एक बता दिया, इसकी तरह दूसरा कोड और लिखाना, अगर ये 7 मार्क्स में आ जाता है तो, ठीक है। बाकी अगर फिर 5 मार्क्स में अटैच होके आता है तो ये कोड सफिशियंट है। बाकी एकेटी का कुछ नहीं है, तो मैं फिर आपको ट्रेन करके बैठा रहा हूँ कि भैया अगर आ भी गया तो मतलब डरना नहीं है, मटेरियल है, लिख के आना, ये एक कोड कर देना, और उसकी जगह फिर प्रिंटर की जगह कोई एनिमल लिख देना, वही सेम सारी चीजें यहाँ पे साउंड कर देना, और वहां पे उसे ओवरराइड करके यहाँ पर उसका आवाज निकलवा देना, जो भी निकलवा, ठीक है। बाकी उसे कॉल करके सेम 2 कोड हो जाएंगे अलग अलग उस पे। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, डायमंड सिंटेक्स विद एनोनिमस इनर क्लास। ये तब है जब वो 7 मार्क्स में है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो देखते हैं हम, लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस, ये क्या सीन है इसका। तो ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, उससे ज्यादा में नहीं आएगा। तो देखते हैं फिर क्या मीनिंग है इसका। इंट्रोड्यूस इन जावा 10 इट अलाउ द कंपाइलर टू ऑटोमेटिकली फिगर आउट द डेटा टाइप। अब देखो पहली चीज तो ये कि जैसे मैंने जावा 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये सब जो भी लिख रखा है ना, ये मतलब बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख रखा है, ताकि आपको ये बात पता हो कि ये सारी चीजें कब आई, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चीज पेपर में नहीं याद आती, या आपसे ये नहीं याद हो रही, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रहने दो इसे, ठीक है। अगर याद आती है तो लिख के आ जाना, कोई ऐसी मतलब बढ़िया है, और तो फिर अगर याद आ गया तो, और नहीं आ रहा तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट अलाउ द कंपाइलर टू ऑटोमेटिकली फिगर आउट द डेटा टाइप ऑफ अ लोकल वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू असाइंड टू इट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एग्जैक्ट टाइप। इसका सीधा सीधा मतलब ये समझो कि जैसे जावा में हम क्या करते हैं, जावा एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज होती है, ये बात आपको पता है। तो जावा में जब भी हम वेरिएबल को बनाते हैं या असाइन करते हैं जब भी वैल्यू, तो हमें उसके मतलब उसी टाइम पर बताना पड़ता है कि उसका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर लिख रहा हूँ और 1000 यहाँ लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ इंट डालना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि जावा एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। अब पाइथन की तरह तो है नहीं है डायनेमिकली टाइप, जैसे मतलब छोड़ दो उसे, नहीं बता रहे हैं हम, वो अपने आप देख के समझ जाएगा कि ये इंट है तो मैंने उसे इंट मान लिया। लेकिन जावा ऐसा नहीं है, जावा स्ट्रांगली टाइप है। तो एक वेर का कीवर्ड का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या करते हैं, जैसे इंट और स्ट्रिंग की जगह हमने सब जगह पे डेटा टाइप्स की जगह क्या लिख दिया, वेर लिख दिया। अब कंपाइलर, अब इसमें ये नहीं हुआ कि जावा जो स्ट्रांगली टाइप थी वो अब स्ट्रांगली टाइप से हटके डायनेमिक हो गई, डायनेमिकली टाइप हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बस थोड़ा सा जो कंपाइलर है ना वो थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है। उसने क्या करा, जैसे ये जो वेर चैनल नेम क्लियर द कोर है ना, तो ये जो क्लियर द कोर है उसने देखा कि राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है।
तो उसने क्या करा, लेफ्ट साइड में अपने आप खुद से बैकएंड में उसे स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। अब यहाँ वेयर की जगह उसने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दिया, लेकिन लिख दिया है उसने, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सब्सक्राइबर की जगह 1000 की जगह उसने क्या लिख दिया, यहाँ इंटीजर लिख दिया, इंट लिख दिया। अब आप बोलोगे अगर मैं इसमें क्या चेंजेस हुए वो समझाता हूँ। अगर मैं इसको सब्सक्राइबर को नीचे, अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करूंगा, तो फिर वो एरर दे देगा। वो बोलेगा कि भैया जब सब्सक्राइबर इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर डेटा टाइप ले सकता है, तो फिर आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं डाल सकते। तो क्या हुआ है, जो कंपाइलर है ना वो स्मार्ट हो गया कि वो अपने आप खुद से चीजें डाल देता है। पर जावा अभी भी स्टैटिकली टाइप की है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिर आते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, चैनल नेम क्लियर द कोर हैज 1000 सब्सक्राइबर्स। अभी मतलब हुए नहीं है, लेकिन प्यार बनाए रखो, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और एक बार हो गए फिर तो मैटर ही मैटर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे आते हैं, ये चीज समझ में आई हुई, छोटा सा ही टॉपिक था। जावा मॉड्यूल सिस्टम देखते हैं। तो इंट्रोड्यूस इन जावा 9, द मॉड्यूल सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किटेक्चरल चेंजेस इन जावा। अ मॉड्यूल इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड पैकेजेस, रिसोर्सेज एंड a special configuration file called module info.java। ये एक उसका फाइल का नाम है। इसमें दो तीन चीजों से समझाता हूँ मैं इसे, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा अच्छे से। तो इसमें पहले क्या था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो ये मतलब जैसे जावा मॉड्यूल सिस्टम, क्योंकि जो भी इस थर्ड यूनिट में आया जावा न्यू फीचर्स में, वो इसीलिए आया क्योंकि जो पहले वाली चीजें थी उनमें थोड़ी रिपीटेशन ऑफ टास्क ज्यादा था, रिडंडेंसी ज्यादा थी, मतलब थोड़े मतलब सही नहीं थे वो ज्यादा। तो इसीलिए उनको नए फीचर्स को लाया गया ताकि थोड़ा सा काम कम हो और अच्छी अच्छी चीजें आ जाएं, ये चीज थी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम थी, उसका एक सॉल्यूशन बना के वही न्यू फीचर्स में आया। तो ये जावा मॉड्यूल सिस्टम क्यों आया, इसका क्या, इसकी वजह से मतलब इसके बिना क्या प्रॉब्लम्स थी। तो पहले क्या होता था, जब हमने पहली यूनिट में मतलब जब जेआरई या वो जार फाइल बनाई थी ना हमने, तो तब क्या होता था, क्लास पाथ के जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई मॉड्यूल मतलब ले रहे हो, तो आपके मॉड्यूल में जैसे कि एक 50 फाइल्स हैं, ठीक है। और बाई चांस उस 50 फाइल में से भी अगर आपकी एक फाइल मिस हो गई, 50 भी छोड़ो, अगर एक मॉड्यूल में 200 फाइल्स हैं टोटल, ठीक है। मैंने जैसे अभी हाल फिलहाल में एक रेसिडेंट इवल 4 का गेम डाला था, तो उसमें क्या था, उसमें मतलब 250 कुछ फाइल्स थी टोटल अंदर, जो मैंने रीपैक वर्जन डाला था उसका। तो उसमें कुछ 250 क्या कहते हैं फाइल्स थी। तो क्या हुआ था, मेरी एक फाइल करप्ट हो गई थी, क्योंकि विंडोज सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ सिक्योरिटी में सीन होता है, तो वो नहीं आने देती जो भी उसको लगता है कि ये सही नहीं है। तो मैंने उसे सेट करना भी मतलब भूल गया था उसे, कि विंडोज सिक्योरिटी हटानी थी उसमें मेरे को, मतलब सीन करना था कुछ। तो वो क्या होता है, एक फाइल करप्ट होने की वजह से उसने पूरी उस एक फाइल को हटा दिया। तो मेरी क्या हो रहा था, टोटल जो 250 फाइल में से टोटल 249 फाइल्स थी ना, वो तो मेरी सही काम कर रही थी, लेकिन वो एक फाइल नहीं आ रही थी। तो क्या हो रहा था, उस एक फाइल की वजह से वो पूरा मतलब गेम नहीं चल रहा था। मतलब सोच रहे आप, एक बस वो मतलब 100 KB की फाइल थी, मात्र 100 KB की फाइल। उस 100 KB की फाइल के चक्कर में 50 GB का गेम नहीं चल रहा था मेरा पूरा। तो फिर मैंने मतलब मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने तो बाईपास कर दिया उसे। मैंने उसकी विंडोज सिक्योरिटी में मतलब एक एक्सक्लूजन का ऑप्शन था, तो उसमें मैंने उस फोल्डर को रखा। और उस फोल्डर में मतलब एक्सक्लूजन वाले फोल्डर में क्या होता है, विंडोज सिक्योरिटी, दूसरी इस चीज मतलब जो एक्सक्लूजन में तुमने जो फोल्डर रख रखा है उसको साइड में रख देगा, उससे ज्यादा मतलब रखेगा नहीं। बाकी दूसरी जगह अपना नॉर्मल काम करता रहेगा, सिक्योर रखेगा। तो मैंने क्या करा, अपने दोस्त से वही सेम फाइल जो 100 KB की थी उसको अलग से व्हाट्सएप पे ट्रांसफर करवा लिया, और पुरानी वाली फाइल को हटा के नई फाइल लगा दी, और चल गया गेम साइट एकदम बल्ले बल्ले। वहां छोड़ते हैं, अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या सीन हुआ। तो ये जैसे कि अगर 50 फाइल आपकी हैं, उसमें से अगर आपकी एक फाइल भी करप्ट हो गई, तो फिर मतलब पूरा वो रन मतलब उस टाइम पर तो बताना नहीं है कि ये गड़बड़ हो गई है, लेकिन जब उसे यूजर चलाएगा तब वो उसको प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। वो क्रैश करेगा, क्या बोलेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो फिर मतलब ये तो बहुत तगड़ा सीन है कि सब चीजें करी बंदे ने, और हमें ये चीज एट कंपाइल टाइम पता नहीं चली। पता कब चली, जब इस यूजर ने चलाई तब उसे पता चली। तो इसी को हम जार हेल बोलते थे, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम थी, इसको हम जार हेल बोलते थे। तो इसका मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, हैवी मतलब एप्लीकेशन ये तो वैसे ही है। तो इसको पढ़ते हैं एक बार, क्या सीन है इसके अंदर, क्या लिखा होगा वो देखते हैं, फिर आगे की चीजें देखते हैं। Introduced in Java 9, the module system is one of the biggest architectural changes. A module is a group of closely related packages, resources and a special configuration file. ये मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा है ना, इसी के अंदर सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। यही डिसाइड करती है कि किसको कौन सी फाइल देनी है, किसको नहीं देनी है। अब इसके एडवांटेजेस है तीन: स्ट्रॉन्ग एनकैप्सुलेशन, रिलायबल कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉलर साइज। और ये दो तीन चीजें पहले इसको समझते हैं, फिर वापस उस पर आऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कनेक्टेड है। तो इसको एक मतलब तरीके से समझते हैं कि क्या होता है। अब मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा ने जो मॉड्यूल सिस्टम आया, उसने दो चीजें रखी। उसने क्या करा, उसने दो कीवर्ड्स रखे, एक रखा एक्सपोर्ट्स और एक रखा रिक्वायर्स।
पहले क्या होता था, जब हम मॉड्यूल को पब्लिक करते थे तो अब हम तो अच्छे मदद से मतलब अच्छे रीजन की वजह से पब्लिक कर रहे थे उसे, लेकिन जो हैकर वगैरह होते थे वो उस पब्लिक मॉड्यूल में छेड़छानी कर देते थे और उसको ले लेते थे, कुछ मैटर हो जाता था, क्योंकि वो पब्लिक है तो उसे कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन फिर अब ये तो बहुत गड़बड़ वाली चीज है। तो फिर जब मॉड्यूल सिस्टम आया ना, तो उसने एक कीवर्ड रखा है एक्सपोर्ट का कीवर्ड। तो उसने ऐसा रखा है कि अगर आपका पूरा मॉड्यूल भी पब्लिक है, फिर भी आपने एक बाउंसर बिठा रखा है इधर, जिसके आगे आपने ये बोल दिया कि इस मॉड्यूल में से, यहाँ से जो भी बंदा आएगा, राइट साइड में से जो भी बंदा आएगा, ये बाउंसर बैठा हुआ है, इस मॉड्यूल को है तो पब्लिक, लेकिन इसमें से बस एक यूपीआई वाला जो वो है ना, जो यूपीआई वाला मॉड्यूल है, बस जो यूपीआई वाली क्लास है, बस उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, बस उसको मैं बंदों को दे सकता हूँ, बाकी पूरे मॉड्यूल में कोई भी चीज नहीं आएगी। तो जो ये बंदा होगा ना, ये यूपीआई पैकेज को अलग रख देगा, मतलब अलग इन द सेंस वो एक तरफ रखेगा और बाकी सारी चीजें प्राइवेट मतलब सिक्योर रहेंगी। तो ये जो बंदा है ये किसी को भी इधर नहीं जाने देगा। ये क्या करेगा, बस यूपीआई जो भी बंदा आएगा इसको मांगेगा पैकेज को कि मॉड्यूल दे दो भैया, हमें काम है तुम्हारा पेमेंट वाला चलाना है हमें, तो हमें काम है, तो ये बस यूपीआई को उसे अलाउ करेगा, बाकी कोई भी चीज अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो यही एक्सपोर्ट कीवर्ड है। ये क्या करता है, पब्लिक होने के साथ साथ भी उस पर मतलब एनकैप्सुलेशन, स्ट्रॉन्ग एनकैप्सुलेशन लगा देता है, सिक्योरिटी इतनी हाई कर देता है कि पब्लिक होने के बावजूद भी बंदा कोई जो चीज उसने एक्सपोर्ट कर रखी है, जैसे com.clearthecode.payment.upi, तो मैंने पेमेंट मॉड्यूल में से बस यूपीआई को एक्सपोर्ट कर रखा है, तो बंदे बस इसको ही यूज करते हैं और किसी चीज को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एनकैप्सुलेशन का काम। अब रिलायबल कॉन्फ़िगरेशन अब क्या है, जैसे कि अब कोई बंदा है, अगर मैं आपको समझाऊं इसको एक एग्जांपल से, तो जैसे कि एक समझो कि एक पिज्जा शॉप है, ठीक है, मेरे को मतलब एक पिज्जा बनाना है, तो मैंने मतलब पहले पिज्जा बना दिया और उसमें मेरे को चीज डालनी थी। तो मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास चीज नहीं थी, तो मैंने क्या करा, चीज बंदे से मतलब मैंने पूरा पिज्जा बना लिया और मैंने उसे देखा, क्योंकि बिना चीज के तो पिज्जा बनेगा नहीं लास्ट में, तो मैंने क्या करा, उस चीज को पहले से लेके नहीं रखा, मैंने बोला कि पहले पिज्जा बना ले रहा हूँ, बाद में आके वो चीज देख लूंगा कि वो है कि नहीं है। जब मैंने अपना पूरा पिज्जा रेडी कर दिया, वो देने वाली बात आई, तो मैंने देखा कि मेरे पास चीज का जो डिब्बा था वो खाली था, चीज थी ही नहीं उसमें, तो ये तो बहुत मैटर हो गया। तो मेरा क्या हो गया, प्रोग्राम वहीं के वहीं रुक गया, क्रैश हो गया प्रोग्राम, क्योंकि मैं आगे फिर पिज्जा बना ही नहीं पाया, क्योंकि जो मेन चीज थी वो फिर आ ही नहीं पाई उसमें। तो इससे क्या होता है, जो प्रोग्राम जो होता है ना वो क्रैश हो जाता है, अगर उसके पास लिमिटेड जो चीजें उसको चाहिए वो पहले से है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो मॉड्यूल सिस्टम है उसने एक कीवर्ड और लगाया, जैसे कि रिक्वायर्स। अब वो क्या करेगा, जब भी मैं अपना जो ऐप बना रहा हूँ, जब भी मैं पिज्जा बना रहा हूँ, मैं पहले से ही बोल दूंगा कि मुझे उसकी चीज की मतलब चीज रिक्वायर है मेरे को। तो जब तक चीज मतलब पहले चीज ले आओ उसके बाद ही मैं बनाना शुरू करूंगा, तो वो रिक्वायर लिख देता है। तो बाय डिफॉल्ट बैकएंड में क्या हो जाता है कि जो अगर चीज होगी तो और बढ़िया बात है, अगर चीज नहीं होगी तो जो कंपाइलर या जो भी बंदा होगा वो उसको मॉड्यूल सिस्टम जो है वो चीज को अपने आप ले आएगा और उसके पास रख देगा, और ताकि वो बाद में प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही समझो कि किसी बंदे को एक यूपीआई का जो जैसे पेटीएम वगैरह बनाना है, कोई यूपीआई का ऐप बनाना है, तो वो ऐप तब तक नहीं बनेगा जब तक उसमें हम यूपीआई उसको जो मॉड्यूल है, पेमेंट वाला मॉड्यूल है, उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब तक उसे यूज नहीं कर पाएंगे तो वो बन ही नहीं पाएगा। तो हम पहले से ही क्या लिख के रख देते हैं, बस रिक्वायर्स लिख के रख देते हैं, और रिक्वायर्स में क्या लिखेंगे, com.clearthecode.payment, और जिससे क्या होगा, वो हमें बाद में मतलब दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि जो मतलब दिक्कत आती है, मतलब प्रोग्राम क्या होता है, रन टाइम पर क्रैश हो जाता है, जो यहाँ पर हो रहा था ना, जो 250 फाइल्स थी वो क्रैश, अगर एक फाइल गड़बड़ हो गई तो क्रैश हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है, वो मतलब हमने 250 फाइल पे ही रिक्वायर लिख के रख दिया। अब अगर वो फाइल जो है वो कंपाइल टाइम पर ही हमें बता देगा कि भैया ये वाली फाइल तुम्हारी है नहीं है, इसको अभी तक मतलब प्रोग्राम को रोक दो, तुम्हारी पहले ये फाइल लेके आ जाओ, उसके बाद इस प्रोग्राम को चला लेना। तो इससे क्या फायदा हुआ कि ये हमें कंपाइल टाइम पर ही पता चल गई, हमें मतलब जब यूजर के पास पहुंची उससे पहले ही पता चल गई, तो यूजर को दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, समझ में आई ये चीज, मतलब हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही समझा दिया, पर बस इतना समझो कि एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, बस स्ट्रॉन्ग एनकैप्सुलेशन कर देता है, चीजों को सिक्योर रखता है कि पेमेंट में से बस यूपीआई ही मैं चलाने के लिए दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं दे रहा। और रिक्वायर में क्या करता है, वो मतलब रिक्वायर करने के लिए ऐसा है कि वो पहले से ही चीजें बता देता है कि मेरे को ये चीज चाहिए, जब तक ये चीज नहीं मिल पाएंगे तब तक मैं कोड को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, दो चीजें समझ में आई, स्ट्रॉन्ग एनकैप्सुलेशन और रिलायबल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद तीसरा पार्ट है स्मॉलर साइज। पहले क्या होता था कि जैसे कि अगर मेरे को हेलो हेलो वर्ल्ड लिखना है, मेरे को अगर हेलो वर्ल्ड लिखना है, या मेरे को एक पेज का पूरा काम लिखना है, मेरे को जावा रन टाइम के जो भी सारे उसकी फाइल्स थी ना, उस सबको वापस लेना पड़ता था। 50 MB की, मतलब मेरा काम है 1 MB का,
और मुझे 50 MB की फाइल रखनी पड़ती थी, तब मैं उसे कवर कर पाता था। और अगर मेरा जो मटेरियल है वो भी 40 MB का है पूरा, फिर भी मेरे को 50 MB की फाइल लेके रखना पड़ता था। तो जब मैं 1 MB का काम कर रहा हूँ तब भी मेरा सेम ही स्पेस 50 MB का यूज हो रहा है, जब मैं 40 MB का काम कर रहा हूँ तब भी मेरा सेम ही यूज हो रहा है 50 MB का। तो फिर इससे फायदा, मतलब ये तो बहुत गड़बड़ चीज है। तो वही क्या होता है, जब मॉड्यूल सिस्टम आया ना, उसने ये करा कि उसने बोला कि जो जो चीजों की तुम्हें जरूरत है बस उसी को लो, उसके अलावा कुछ नहीं दो, मतलब उसके अलावा तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या करा, यू कैन क्रिएट अ कस्टम लाइट वेट जेआरई कंटेनिंग ऑल द मॉड्यूल्स योर ऐप नीड। जो जो तुम्हारे ऐप को काम की चीजें हैं बस उसी को लो, बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये जब प्रोजेक्ट वगैरह, जब माइक्रो सर्विसेज को बनाते हैं ना, जब माइक्रो सर्विस में बहुत बड़ा डेटा होता है, तो हमें जो चीज जरूरत होती है बस उसी को लेते हैं। हम पूरे माइक्रो सर्विसेज को अपने लैपटॉप पे मत लेके नहीं आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ में आ गया होगा, थ्योरी पार्ट है तो मैंने इसलिए थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है कि जो मैंने समझाया, अगर वो मतलब कभी अगर मटेरियल की कमी पड़ जाए तो आप बाद में उसको भी स्टोरी की तरह लिखाओ, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।